नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रीएम्बल भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वां संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार का। तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा जो उन्होंने उद्देश्य जो संकल्प प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, उसी को उद्देशिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। तो ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है, पहला पृष्ठ है। इसे उद्देशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पेज में ही पूरे संविधान का उद्देश्य लिख दिया गया कि क्या उद्देश्य होगा, क्या संविधान कहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इसे उद्देशिका कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है, लेकिन ये संविधान का सार है, संविधान का समरी है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस प्रीएम्बल में, इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने? 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो इन शब्द को भी याद रखना है। तो आइए एक बार इस प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना कह क्या रहा है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो यहाँ तक समझते हैं, हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना ये कहना चाहता है कि हम भारत के लोग, ये संविधान जो है, ये संविधान किसके द्वारा लिखा जा रहा है? हम भारत के लोग द्वारा। हम भारत के जितने भी लोग हैं, हम सब मिलकर के इस संविधान को बना रहे हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत पे अब किसी का अधिकार नहीं है। भारत अपना जो डिसीजन लेना चाहता है वो डिसीजन ले सकता है। आंतरिक और बाहरी हर एक तरीके का डिसीजन भारत अपने आप ले सकता है, किसी के कहने के अनुसार नहीं करेगा। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद था तो अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा करते थे, जो वो चाहते थे वही करना पड़ता था भारत को। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेना चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आगे कहता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखिए, समाजवादी, समाजवादी बनाने के लिए, समाजवादी कहने का मतलब होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी देखा जाए, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। समाजवादी कहने का मतलब कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना और गरीबों के लिए सरकार कुछ काम करे, उसी को समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, दोनों ही एक ही शब्द है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि हम, सरकार जो है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। धर्म मतलब सरकार का, देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन सब में अपना अपना धर्म होगा, वो अपने धर्म को मानेंगे, लेकिन सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे गणराज्य शब्द आ रहा है। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो हेड होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाएगा, ना कि वो वंशानुगत होगा। कोई राजा देश का हेड नहीं होगा, बल्कि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाएगा। जैसे हमारे यहाँ सबसे हेड देश के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके प्रेसिडेंट बनते हैं। कोई एक ही व्यक्ति या किसी एक ही परिवार के लोग बार बार प्रेसिडेंट के रूप में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है? राजशाही है, वहाँ पे राजशाही है, वहाँ एक ही परिवार के लोग हमेशा हेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949
मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पश्चिमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए आगे ये कहता है कि ये जो संविधान है भारत के लोगों को 3 तरह का न्याय देता है। कितनी न्याय? 3 न्याय। जस्टिस कितनी दे रही है? ठीक है, 3 जस्टिस। तो जस्टिस से याद रखेगा, ये घूम फिर के क्या बन गया? 3 बन गया। किसी तरीके से इमेजिन कर लीजिए कि ये जो जे है, ये जे क्या हो गया? ये देखिए 2 डंडा तो ऊपर है, बीच में एक और खींच दिए तो ये 3 हो गया, 3। ठीक है, तो जस्टिस कितना दिया गया? न्याय कितना दिया गया? 3। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, कितनी न्याय दी गई है। तो 3 सीधा एक कैसा हो जाएगा। फिर पूछेगा कौन कौन सी न्याय दी गई है, तो आपको याद रखना है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेप। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये बन जा रहा है SEP, सेप जस्टिस। ठीक है, सेप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने न्याय? 3 न्याय। आगे देखिए स्वतंत्रता जो है वो 5 तरह का दिया जा रहा है। प्रस्तावना में 5 तरह का स्वतंत्रता दिया जा रहा है। कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, तो देखिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय ये होता है कि समाज में जो लोग हैं उनके बीच भेदभाव ना किया जाए, मतलब कि सब एक जैसे हों। ठीक है। आर्थिक न्याय मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना रहे, दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर ना हो, तो ये आर्थिक न्याय होगा। और राजनीतिक न्याय में ये होता है कि हमें अपना नेता चुनने का अधिकार और खुद ही चुने जाने का अधिकार हो, तो उसी को राजनीतिक न्याय कहते हैं। और ये जो स्वतंत्रता वाला में है, इसमें है विचार की स्वतंत्रता, कि यदि हमारे मन में कोई, दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो हम उस विचार को पनपने दे सकते हैं, हम सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति, अब जब विचार आ गया तो उस विचार की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम उस विचार को बोल सकते हैं, लिख करके, बोल करके, किसी और माध्यम से चित्र बना करके हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं, यदि हमें लगे कि इसी पत्थर में भगवान है तो हम उस पत्थर में ही विश्वास कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता मिली। धर्म जो धर्म हम मानना चाहें, जिस धर्म में हमारा विश्वास हो, उसकी स्वतंत्रता है। उपासना, जिस धर्म की, जिस भगवान की पूजा करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें वो वैसे हम पूजा करें, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना में मिला है, संविधान में मिला है। तो स्वतंत्रता कितनी मिली है? 5। कितनी? 5। फ्रीडम कितना? F से फ्रीडम, तो याद रखिएगा 5। कितने? 5 फ्रीडम। कौन कौन से? पहले विचार कर लो, विचार करने के बाद अभिव्यक्त कर दो, बता दो, फिर विश्वास कर लो, पत्थर में ही विश्वास कर लो। ठीक है, फिर अपना कोई धर्म मान लो, विश्वास कर लो पत्थर में, फिर अपना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म करे वो मान लो। फिर उपासना, जिस तरीके से पूजा करने का मन करे वैसे पूजा करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो कितनी स्वतंत्रता? 5। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 है। समता कितनी मिली? 2। समता कितनी? 2 समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिली, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिला है। आगे देखिए, आगे कहता है कि प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करता है। तो ये चीज समझ लीजिए कि हम लोगों ने अपने आप को संविधान को कब अर्पित किया? 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने प्रस्तावना को, संविधान को अंगीकृत किया, खुद को दिया। कब दिया? 26 नवंबर 1949। याद होना बहुत जरूरी है, 26 नवंबर 1949। इसमें देखिए, और इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन से 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो पहला जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी
मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक तीसरा है वो है अखंडता, एकता और अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता, ऐसे सिर्फ अखंडता भी सोच सकते हैं, एकता और अखंडता। तो सेम 3 शब्द कौन कौन से हो गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा आपसे ये चीज पूछा जाएगा कि इसको क्रम में बताइए, क्रम में क्या क्या है। तो पहला नंबर पे क्या आ रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद क्या आ रहा है? समाजवादी। उसके बाद क्या आ रहा है? पंथ निरपेक्ष। उसके बाद क्या आ रहा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए इंग्लिश में यदि हम इसको देखें तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है इसको इंग्लिश में सोवर्निटी बोला जाता है, सोवर्निटी। जो समाजवादी है इसको सोशलिस्ट बोला जाता है, और जो पंथ निरपेक्ष है इसको सेकुलर बोला जाता है, और जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है इसको रिपब्लिक बोला जाता है। ठीक है, रिपब्लिक। तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि सोवर्निटी, से आर, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको क्रम से याद होना जरूरी है। ठीक है, तो सो से सोवर्निटी, फिर सोशलिस्ट, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कैसे याद रखेगा कि सबसे पहले क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद रहना चाहिए। फिर समाजवादी, समाजवादी प्रभुत्व संपन्न है, अब हम समाजवादी हैं, समाजवादी। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष बोलिए या पंथ निरपेक्ष बोलिए, और लास्ट में क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये चारों को क्रम से याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताइए कौन सा क्रम में है। तो पहला क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा क्या? समाजवादी, तीसरा क्या? पंथ निरपेक्ष, और चौथा क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कब अपनाया गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। आगे देखिए, प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना के क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी इसलिए कहा जाता है, कुंजी का मतलब क्या होता है कि ताला को खोल दिए, ताला को खोल दिए तो अंदर जो भी है वो पता चलेगा। इसी तरीके से प्रस्तावना जो है वो संविधान के अंदर जो भी बातें लिखी गई है, जो भी कहा गया है उसके बारे में वो समरी में ही, सार में ही बता देता है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना ये कहता है कि संविधान के अधीन समस्त शक्तियां, मतलब समस्त शक्तियां जो है वो किसमें है? भारत के लोगों में है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग, यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इससे ये पता चलता है कि भारतीय लोग सर्वोच्च संप्रभुता रखते हैं। मतलब भारतीय लोग सर्वोच्च संप्रभुता रखते हैं, मतलब अपना फैसला भारतीय खुद कर सकते हैं। किस सेंटेंस से पता चलता है? हम भारत के लोग से, अंगीकृत करने से, अधिनियमित करने से और आत्मर्पित करने से। इससे पता चलता है कि सर्वोच्च कौन है? भारत के लोग हैं। ठीक है, संविधान से ऊपर कौन है? भारत के लोग। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं, मतलब कि प्रस्तावना में जो भी बातें लिखी गई है, प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी गई है, उसको न्यायालय में ले जा करके, कोर्ट में ले जा करके उस चीज़ को लागू नहीं करवाया जा सकता। ये किस केस में कहा गया था? यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत सरकार बनाम मदन गोपाल 1957। भारत सरकार बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया कि प्रस्तावना में जो भी लिखा गया है उसको न्यायालय में ले जा करके उससे लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, मदन गोपाल और भारत सरकार के बीच केस हुआ, उसमें कहा गया कि न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता। ये केस कब हुआ था? 1957 की बात। ठीक है, देश आज़ाद हुआ उसके कुछ साल बाद ही। फिर बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960,
में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबारी यूनियनवाद 1960, ये डेट याद रखेगा। बेरूबारी यूनियनवाद 1960, इसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जहाँ पे भी संविधान की भाषा संदिग्ध होती है, संविधान की भाषा नहीं समझ में आ रही होती है, वहाँ प्रस्तावना जो है उस भाषा को सही से समझने में मदद करता है, उस भाषा को, संविधान में लिखी हुई बातों को समझने में मदद करता है। तो संविधान में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उस बात को कौन समझता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समझता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा बेरूबारी और यूनियनवाद 1960 में जब पूछा गया कि यह प्रस्तावना का क्या काम है, तो बेरूबारी यूनियनवाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इससे संविधान में लिखी हुई भाषा को जहाँ पे भी संदिग्ध हो उसको समझने में मदद मिलती है। बेरूबारी वाद 1960 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, अंग नहीं माना था कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे संविधान की भाषा जहाँ संदिग्ध होती है वो समझने में मदद मिलती है। किस केस में माना? बेरूबारी, बेरू कर दिया प्रस्तावना को, इसका आबरू ही नहीं रखा कि इसका अंग ही नहीं है, संविधान का अंग ही नहीं है। सोचो, ठीक है, बेआबरू कर दिया, बेआबरू, तो बेरूबारी वाद इस तरीके से याद रखेगा कि बेआबरू कर दिया कि ये संविधान का अंग नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि संविधान का अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में कहा? तो बेरूबारी वाद में कहा 1960 में। साथ में ये कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, और कहा कि चूंकि ये संविधान का अंग है ही नहीं, इसलिए विधायिका जो है, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो इसमें संशोधन नहीं कर सकती। किसमें? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में केशवानंद भारती जो होते हैं वो केस कर देते हैं। कहाँ के होते हैं? वो केरल के होते हैं। तो इसीलिए केशवानंद भारती बनाम, देखिए दोनों का के से स्टार्ट हो रहा है, के से केरल, के से केशवानंद, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973, याद रखिएगा इस डेट को, 1973। बेरूबारी 1960 में था, 1960 में, और जो ये केशवानंद भारती है 1973 में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब कह रहा है कोर्ट क्या? कि संविधान का अंग है, प्रियम्बल जो है वो संविधान का ही पार्ट है। ठीक है, जबकि बेरूबारी वाद में कहा था कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। चूँकि अब ये संविधान का पार्ट है, इसलिए विधायिका और जो संसद, विधायिका या संसद है, ये संशोधन प्रस्तावना में कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। केशवानंद भारती जो है वो, केशवानंद भारती वाद में ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का एक थ्योरी देती है, और उसमें कहती है कि संविधान दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, और कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल ढांचा है, मतलब इसका एक ढांचा तैयार किया गया। और साथ में ये भी कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मूल ढांचा किसको माना? प्रियम्बल को माना, और कहा कि संविधान, जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में यानी प्रियम्बल में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट संसद वैसे संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार या मजबूतीकरण हो। ठीक है, वैसा संशोधन कीजिए जिससे कि जो मूल ढांचा है वो उसका विस्तार हो, वो और अच्छा हो और वो और मजबूत हो। नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक संशोधन होना चाहिए। किस केस में कहा? केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इसको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
तो ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जोड़ा गया। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बहुत सारा संशोधन किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था बाद में। तो इस टॉपिक में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।